सर माइक बंद है आपका शायद। माइक ही करके तो बंद हो गया, चेक कर लो तो कौन सा माइक। हाँ ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? ओम हाँ सर। ठीक बेटा। बेटा एक रिंग फ्लैट पड़ी हुई है जमीन के ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसका रेडियस r है, इसका मास है m0 है। हमें इस पे हाफ रिंग पे फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है। नेट पे तो जीरो आएगी क्योंकि ये इस तरह से घूम रही है, ये मास dm है, ये मास dm है, तो नॉर्मल डायरेक्शन होगा म्यू dmg। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी म्यू dmg। इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर पड़ेगी, इस एलिमेंट पे फ्रिक्शन फोर्स इधर पड़ेगी। तो हमें देखना है वेक्टर्स को ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमने एक बात डिस्कस की थी, अगर वेक्टर्स को डिस्प्लेसमेंट टर्म्स में लिख देते हैं, वेक्टर को अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिख देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करना वो हमें पता है, वो हमें पता है। तो इस पे देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स ऑन हाफ रिंग, फ्रिक्शन फोर्स ऑन हाफ रिंग। तो इस आधे को ऐसे करके देखते हैं बेटा, ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, ये लेंथ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं dl1 वेक्टर, ये छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dl2 वेक्टर, ये लास्ट एलिमेंट लेते हैं dln वेक्टर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये लेते हैं dl की। इतने फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं, इतने फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं, मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं लैम्डा m by 2 pi r, m by 2 pi r, और पूरा रेडियस है। तो इतने में जो फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी उसका मैग्नीट्यूड आएगा, इतने में जो फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी, इतने में जो फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी उसका मैग्नीट्यूड आएगा म्यू dm। dm कितना आएगा? लैम्डा dl के म्यू m g, म्यू m g। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड हो गया इनटू यूनिट वेक्टर, इनटू यूनिट वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आएगा? इस डायरेक्शन में वेक्टर आएगा माइनस dl के, इस डायरेक्शन में वेक्टर आएगा माइनस dl के बाय उसका मॉड यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये dl के कटेगा, ये कितना आ जाएगा? म्यू लैम्डा g dl के विद माइनस साइन, विद माइनस साइन। तो फ्रिक्शन फोर्स को ऐड करना है, फ्रिक्शन फोर्स को ऐड करना है, सबके इंटीग्रेट करना है। तो बेटा म्यू लैम्डा जी कॉमन आ जाएगा, dl1 टू dl के सब ऐड कर देंगे, dl1 टू dl के सब ऐड कर देंगे, ये सारे डिस्प्लेसमेंट्स ऐड करेंगे। अगर ये पॉइंट A है और ये एंड B है तो बेटा dl1 वेक्टर प्लस dl2 वेक्टर यहां से यहां तक की पूरी डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? AB वेक्टर, तो कितना आ जाएगा? AB वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस, तो F ऐड करेंगे, ऐड करेंगे बेटा, सारा इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? dl1 प्लस dl2 प्लस dl3 प्लस dl4, ये सारे डिस्प्लेसमेंट्स हैं, छोटे लेंथ वेक्टर्स हैं। तो आप ये मान लो यहां से यहां तक गए तो रोड डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? उतनी आ जाएगी। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? म्यू लैम्डा g इनटू AB वेक्टर। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ही आएगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही आएगी, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा? म्यू लैम्डा g इनटू 2r। लैम्डा कितना होगा? m by वो m by 2 pi into r। तो बेटा इसको डिस्क भी करना बताया था, इसको डिस्क भी करना बताया था। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम की, वर्क और एनर्जी की एक बार थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, एक बार थ्योरी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखते हैं
वर्क पावर एनर्जी में जो सबसे मेन कंसेप्ट है वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या होगी, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, व्हेन फोर्स एक्ट्स एट अ पॉइंट, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, व्हेन फोर्स एक्ट्स एट अ पॉइंट, और ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो बेटा ये फॉर्मूला कब लगता है, तो यहाँ पे कुछ केसेस देखते हैं, यहाँ पे कुछ केसेस देखते हैं। बेटा ये बॉडी है, इसका मास m है, ये बॉडी है, इसका मास m है, इस पे फोर्स ऐसे लग रही है, इस पे फोर्स ऐसे लग रही है, तो जरा ध्यान से देखना, तो फोर्स इस पार्टिकल पे लगती है, फोर्स इस पार्टिकल पे लगती है, फोर्स पॉइंट पे नहीं लगती, पॉइंट वहीं पे रहता है, पार्टिकल जाता है, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो s होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। तो इफ force F is applied at a particle, if force F is applied at a particle, if force F is applied at a particle, ds is displacement of particle where the force is applied। तो बेटा हम जो बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है। तो कुछ कुछ जो केसेस है, जैसे एक हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, बड़े ब्लॉक है, इसका मास m है, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, ये फोर्स F पड़ रही है, इसके उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसके उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, यहाँ पे फोर्स लग रही है F, यहाँ पे फोर्स लग रही है F, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी S, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी म्यू mg, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी म्यू mg। तो ये लोअर पार्टिकल्स पे लग रही है, ये लोअर पार्टिकल्स पे लग रही है, लोअर सरफेस पे लग रही है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट उतनी आएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जब ये ग्राउंड था बेटा, जब ये ब्लॉक यहाँ पे था, ग्राउंड के इतने डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी म्यू mg, जब ये ब्लॉक आ गया तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है म्यू mg, ये है ग्राउंड। तो यहाँ पे देखना, ग्राउंड का हर पार्टिकल रुका हुआ है, ग्राउंड का हर पार्टिकल रुका हुआ है, पहले इन पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही थी, इन पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही थी, अब इन दूसरे पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही है, तो हर जो पार्टिकल है वो चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे उन्हीं पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे उन्हीं पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही है। ग्राउंड में जब जाओगे पहले इन पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही थी, ब्लॉक यहाँ पे है तो इन पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे वो पार्टिकल्स नहीं हिले, यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं हिले, इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं होगा। तो अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शिफ्ट करते हैं तो फ्रिक्शन का वर्क नहीं आता है। जहाँ पे फोर्स लग रही है जिस पार्टिकल पे, अगर वो शिफ्ट करता है, अगर वो शिफ्ट करता है तो फ्रिक्शन का वर्क आएगा, अगर वो शिफ्ट करता है तो फ्रिक्शन का वर्क आएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा, वर्क डन पे हमने काफी क्वेश्चंस किए हुए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, a disk of mass m and radius r is given initial angular speed omega and released on rough horizontal surface and released on rough horizontal surface and released on rough horizontal surface।
find work done by friction till the slipping ceases. बेटे ये डिस्क है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, इसको इनिशियल एंगल वेलोसिटी ओमेगा दी है, इसके उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसके उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू. फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन डिस्क, ऑन डिस्क. तो जो मैं एग्जांपल्स दे रहा था, तो बेटे जब भी कुछ करते हैं तो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है. तो मैंने बार बार मैकेनिक्स में बोला है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और पार्टिकल वेयर द फोर्स अप्लाइड, दोनों में अंतर है. तो ये हम ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से बोलेंगे तो चीजें बहुत क्लियर होंगी. तो यहाँ पे देखिएगा, जब ये ब्लॉक ऐसे करके जा रहा था, जब भी ब्लॉक ऐसे करके जाता है, जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया. यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में लग रही है, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जब ये ब्लॉक यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रही है. तो ये जो पार्टिकल्स ये फोर्स लग रही है वो यहीं पे है, ये पार्टिकल्स जो फोर्स लग रही है यहीं पे है. तो नीचे फोर्स हमेशा अलग अलग पार्टिकल पे लगती जा रही है, ऊपर फोर्स एक ही पार्टिकल पे लग रही है. तो F डॉट ds से इंटीग्रेट करके हम कब निकालते हैं, जब फोर्स एक ही पार्टिकल पे लगे. अब यहाँ पे देखते हैं, ये डिस्क शुरू में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो फ्रिक्शन नीचे की वेलोसिटी आएगी. हम इसको ट्रांसलेशन एक्सप्रेशन से देखेंगे. शुरू में VCM इनिशियल को हमने कितना लिया, 0. VCM इनिशियल ले लिया होगा तो उसको लिया 0. इस जेटी की इनिशियल VCM 0. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी लेंगे, रोटेशन की वजह से ऐसे लगेगी, तो नीचे में फ्रिक्शन ऐसे लगेगी. अब ये डिस्क रोल करती आ रही है, तो फ्रिक्शन हमेशा कौन से पार्टिकल पे लगेगी, जो नीचे आ रही है, सेम पार्टिकल पे नहीं लगेगी. तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट किसकी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसकी निकालेंगे, जो पार्टिकल जिस पे फोर्स लग रही है अप्लाई हो रही है. तो फोर्स अलग अलग पार्टिकल पे लग रही है, फोर्स अलग अलग पार्टिकल पे लग रही है. तो अब वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैंने बोला पावर से करना है, इसके लिए मैंने बोला था पावर से करना है. तो पावर से वर्क डन कब आता है, तो इसको 2 मिनट ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं. जस्ट गिव इट फॉर 2 मिनट्स. बेटा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से निकालना है, नहीं तो इसका रोटेशन में करने का तरीका है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू हो जाएगा. तो एंगुलर मोमेंटम से फाइनल काइनेटिक निकाल देंगे, एंगुलर मोमेंटम से फाइनल काइनेटिक निकाल देंगे. तो इनिशियल काइनेटिक देखेंगे, लॉस इन काइनेटिक कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. तो इसको हमने रोटेशन में कर रखा है, इसको हमने रोटेशन में कर रखा है. तो जब भी रोल करेगी स्लिपिंग खत्म होगी, वंस इट विल स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. तो जब भी रोल करेगी विदाउट स्लिपिंग, उसके बाद ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद VCM कांस्टेंट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होगा, मैकेनिकल एनर्जी में लॉस आएगा. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, एंगुलर मोमेंटम के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, डिफरेंस से वर्क डन आ जाएगा. बट मैं वैसे नहीं चाह रहा, अब इसका वर्क डन के फॉर्मूले से ही निकालेंगे. तो जस्ट टेक 2-3 मिनट्स.
बेटा यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क। तो बेटा मैकेनिक्स और मैकेनिक्स में एक साथ खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पूरी मैकेनिक्स पढ़े ना तो कोई भी पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कैलकुलेशन relation of work done, calculation of work done. To calculation of work done when force acts on, when force acts on different particles. तो फोर्स अलग अलग पार्टिकल्स पे लगता रहता है, एक ही पार्टिकल पे नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं किसी भी टाइम पे इसकी एंगल ओमेगा थी, इसमें फ्रिक्शन आगे लगेगी, फ्रिक्शन आगे लगेगी। तो किसी भी टाइम पे इसमें फ्रिक्शन आगे लगेगी, फ्रिक्शन आगे लगेगी, तो वेलोसिटी सेंटर मास बढ़ता जाएगा। तो किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी सेंटर मास v आ जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी। तो लोएस्ट पार्टिकल है a लेते हैं, p नहीं लेंगे क्योंकि p पावर के लिए यूज करेंगे। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ट्रांसलेशन की वजह से v होगी, ट्रांसलेशन की वजह से v होगी, रोटेशन की वजह से कितनी होगी r ओमेगा, रोटेशन की वजह से कितनी होगी, और ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी, और ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी, ये फ्रिक्शन फोर्स आएगी म्यू mg। जब तक ये पार्टिकल नीचे है फ्रिक्शन फोर्स पे लग रही है, उसके बाद नीचे पार्टिकल पे लग रही है, उस पे नीचे पे लग रही है। तो आपको निकालना है जब तक स्लिपिंग नहीं हो रही फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे। तो बेटा पावर इनटू dt, तो इतने टाइम में फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगी, पावर इनटू dt f डॉट v। तो ये भी पॉजिटिव लेंगे और ये भी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल 0 होगा, तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट cos 0 आता है। तो ये आ जाएगा म्यू mg, ये आ जाएगा म्यू mg v माइनस r ओमेगा इंटू dt, v माइनस r ओमेगा इंटू dt। तो बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन इतनी लग रही है, तो VCM कितना आएगा, VCM कितना आएगा ये हम दे सकते हैं, ACM कितना आ जाएगा म्यू g इंटू dt, ACM कितना आ जाएगा म्यू g इंटू dt। ओमेगा कम होगा क्योंकि इसकी एंगल वेलोसिटी ओमेगा है और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रही है, तो ओमेगा कम होगा। अल्फा कितना आएगा, अल्फा कितना आ जाएगा म्यू mg r बाय म्यू mg r बाय, ये डिस्क लिखा हुआ था, तो अगर यूनिफॉर्म डिस्क है म्यू mg r बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई बॉडी है। तो बेटा ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इनटू टी। तो यहाँ पे vs फंक्शन फ्री डालेंगे, अल्फा ओमेगा s फंक्शन फ्री डालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे जब तक स्लिपिंग खत्म नहीं होती है। वो कब देखेंगे, जब VCM r ओमेगा के बराबर आ जाएगा, वो टाइम मिल जाएगा हमें। जब VCM r ओमेगा के बराबर आ जाएगा तो वो टाइम मिल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है f डॉट ds से कब निकालना है, इसी पे f डॉट ds से निकलेगा, फॉर्मूला सेम ही है। ऐसा नहीं कह रहा कि f डॉट ds से नहीं निकलेगा, पॉल का फॉर्मूला भी वहीं से निकला है, बट ये वाला फॉर्म बेटर है,
बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमें वर्क डन बाय फोर्सेस ध्यान से देखना है। इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल प्लेन में, बेटा दिस इज सेमी सर्कुलर ट्रैक, दिस इज सेमी सर्कुलर ट्रैक, ये पॉइंट ए है। यहाँ पे एक छोटी सी पुली लगा रखी है, यहाँ पे एक छोटी सी पुली लगा रखी है। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m। बेटा यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स से खींचा जा रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स से खींचा जा रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स से खींचा जा रहा है। ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। फाइंड बेटा यहाँ पे दिस इज स्मूथ semicircular track in vertical plane, smooth semicircular track in vertical plane. Find work done। बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। एक कांस्टेंट फोर्स, बेटा ये थ्रेड है, ये थ्रेड है, यहाँ पे ये थ्रेड है, इसको ऐसे टाइप किया हुआ है। एक कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स F pulls the top end of thread horizontally। बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी of block, find kinetic energy of block when it reaches Q। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब ये Q पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, फाइंड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द फोर्सेस। इस पे कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, एक एनर्जी का वर्क निकल आएगा, नॉर्मलाइजेशन का वर्क नहीं आएगा और टेंशन। तो आपको टेंशन का वर्क निकालना है, तो जब ये ऐसे जाएगा तो टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर टेंशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना, टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, टेंशन की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो इसको एक बार देखिए कैसे करना है। तो बेटा थ्रेड पे नेटवर्क डन होगा 0, थ्रेड पे नेटवर्क डन होगा 0। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये थ्रेड शुरू में ऐसे है, तो कुछ टाइम बाद ये थ्रेड इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो थ्रेड का मास है 0, थ्रेड इलास्टिक है, थ्रेड इलास्टिक है, तो इस पे नेटवर्क डन 0 आएगा। तो ये फोर्स इधर रहेगी F थ्रेड पे, ये फोर्स इधर रहेगी F, इधर ले लो P। बेटा इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन काम कर रहे हैं थ्रेड पे, वो वर्क नहीं करेंगे क्योंकि थ्रेड जिस पॉइंट में मूव कर रहा है पुली में, थ्रेड की जो भी पार्टिकल्स है वो फोर्स नॉर्मल पड़ रही है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है। तो थ्रेड पे कितनी फोर्स पड़ेगी, थ्रेड पे कितनी फोर्स पड़ेगी, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन पड़ेगी, जो पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फोर्स नॉर्मल पड़ेगी तो वर्क नहीं करेगी। तो थ्रेड पे कौन सी फोर्स वर्क करेगी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का सम 0 आएगा। टेंशन से हम देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, वो भी ना देखिए तो इस सोर्स का प्लस इस सोर्स का वर्क डन मिला के कितना आएगा 0। तो वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय P, तो वर्क डन बाय P इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय F, इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय F। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इस पे जो P वर्क कर रही है, इस पे जो P वर्क कर रही है, वर्क डन बाय दिस फोर्स P प्लस वर्क डन बाय F 0 आएगा, वर्क डन बाय P नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय F आएगा। तो
ये पी जो वर्क कर रही है और ब्लॉक पे पी जो लग रहा है और ब्लॉक पे पी जो लग रहा है, बेटा ये दोनों फोर्स एक ही पार्टिकल पे लग रही है, इक्वल ऑपोजिट है। इस फोर्स का वर्क जितना आएगा इसका इक्वल ऑपोजिट आएगा, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय थ्रेड विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एफ। तो हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं, हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं, जब ये ऐसे करके जा रहा है, जब ये ऐसे करके जा रहा है, इस पे एक फोर्स पड़ रही है mg, एक फोर्स पड़ रहा है नॉर्मल डायरेक्शन, और एक फोर्स पड़ रही है t। t हमेशा किस तरफ है, अब ध्यान रखना t की कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। t सेंट्रल टाइप है, t का मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी डायरेक्शन चेंज करती जा रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज करती जा रही है। t का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरफ रहेगी जब भी जा रहा है। तो बेटा इसका वर्क डन डायरेक्टली निकालना तो मुश्किल रहेगा, तो इस पे कितनी फोर्स वर्क डन पड़ रही है t, ये t, और यहाँ पे कितनी पड़ रही है f। बेटा इस पार्टिकल पे फोर्स f पड़ रही है, वर्क डन बाय दिस f एंड वर्क डन बाय t इज सेम, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये कितना शिफ्ट करेगा अपन को निकालना है, ये कितना शिफ्ट करेगा अपन को निकालना है। तो फाइंड कैटेगरी ब्लॉक, तो बेटा फाइंड कैटेगरी ब्लॉक, फाइंड कैटेगरी ब्लॉक कितना आएगा, हाफ mv स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय mg। वर्क डन बाय mg कितना आएगा बेटा, वर्क डन mg आ जाएगा, ये आएगा r, ये आएगा r, ये आएगा r cos 30, mg r1 माइनस cos ऑफ 30। अब आपको देखना है ये प्लस है ये नेगेटिव है, mg ऐसे एक्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे लगाना है माइनस, यहाँ पे लगाना है माइनस। फाइंड कैटेगरी रोटेशन कैटेगरी प्लस वर्क डन बाय mg, वर्क डन नॉर्मल डायरेक्शन 0 आएगा, प्लस वर्क डन बाय t, प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स टेंशन। तो वर्क डन बाय t, वर्क डन बाय t, वर्क डन बाय t इज इक्वल टू वर्क डन बाय, इज इक्वल टू वर्क डन बाय f। तो बेटा ये जो पार्टिकल शिफ्ट कर रहा है ये बड़े अजीब तरीके से कर रहा है, ये जो पार्टिकल शिफ्ट कर रहा है सीधा कर रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी बड़ी इजी आएगी। इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, यहाँ पे ये लेंथ लेते हैं L1, ये लेंथ लेते हैं L2, तो बेटा धागे की यहाँ पे लंबाई कितनी बड़ी L1 माइनस L2, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय t विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय f विल बी इक्वल टू f इनटू L1 माइनस L2। L1 कितना आएगा √2r, L1 कितना आएगा √2r, बेटा ये 30, ये 60, ये जानबूझ के 30 इसलिए दिया हुआ है, ये 30 इसलिए दिया हुआ है। बेटा ये आएगा L1 आएगा √2r, ये 30 आएगा तो ये 60 आएगा, ये आ रहा है ये आ रहा है, L2 कितना है r, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू f। बेटा ये r, ये √2r माइनस r, तो ये कितना आ जाएगा √2 माइनस 1 इनटू r, √2 माइनस 1 इनटू r। तो फाइंड कैटेगरी इतनी आ जाएगी, फाइंड कैटेगरी इतनी आ जाएगी। बेटा अभी क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से काम कीजिएगा क्योंकि उस पे छोटे छोटे क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे ज्यादा। बेटा ये ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, ये स्मूथ है, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। बेटा ये स्मूथ है, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो ऊपर की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है अगर ऊपर में फोर्स लगाया जाए। अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ नीचे पे, अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ नीचे पे, तो जैसे फोर्स बढ़ाते रहेंगे जब तक इंटरलॉक है वो उसके साथ चलता रहेगा, तो उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी म्यू जी, उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी म्यू जी। तो ये f अगर 3 में mg से कम है तो रेट ऑफ मोशन स्टार्ट नहीं होगी, अगर f 3 में mg से ज्यादा है तो रेट ऑफ मोशन स्टार्ट होगी। तो बेटा यहाँ पे f दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f इज गिवन है 6 म्यू mg, f इज गिवन है 6 म्यू mg, ये स्मूथ है ये म्यू है। इनिशियल वेलोसिटी
initial velocity of both blocks is 0. First, find work done by friction on M from T is equal to 0 to work done by friction on M in first 3 seconds. In first 3 seconds of motion. Second, find work done by friction on 2M in first 3 seconds. Third, find net work done by frictional forces in first T. तो हमारे कुछ धारणा है कि वर्क डन फ्रिक्शन का एनर्जी कम करती है, नहीं। अब ऊपर देखोगे बेटा, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है, नीचे पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम करेगी, नीचे पे काइनेटिक एनर्जी कम करेगी। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होती तो ऊपर की जितनी डिस्प्लेसमेंट आती, नीचे की भी उतनी आती। तो ऊपर पे जितना पॉजिटिव वर्क होता है, नीचे पे उतना नेगेटिव वर्क होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव मोशन नहीं होती तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे पड़ेगी तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे पड़ेगी, ये फोर्स F पड़ रही है। अगर कोई रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होता, कब F अगर एक बड़ा F3 में से कम होता तो रिलेटिव मोशन नहीं होती, रिलेटिव मोशन नहीं होती तो ये जितना चलती ये इतना चलती, तो ऊपर पे फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहती, वर्क डन फ्रिक्शन पॉजिटिव आता है, नीचे पे वर्क डन फ्रिक्शन नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे मैं पता है कि रिलेटिव मोशन नहीं तो घिसाई नहीं होगी, घिसाई नहीं होगी तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो नेट वर्क डन फ्रिक्शन कितना था, 0। तो वर्क डन फ्रिक्शन हीट में कन्वर्ट नहीं होता है। जो नेट वर्क डन होता है कि ऊपर फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है, नीचे कम कर रही है, वहां पे जितना बढ़ाया उतना ही कम किया। अब नीचे वाले केस में देखेंगे कुछ उल्टा आएगा, वर्क डन फ्रिक्शन एक में पॉजिटिव आएगा, एक में नेगेटिव आएगा। जो हीट प्रोड्यूस, जो मैकेनिकल लॉस है, दैट्स नेट वर्क डन फ्रिक्शन, दैट्स नॉट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसको एक बार तो तुम देखते हैं यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगी, तो देयर विल बी रिलेटिव मोशन, देयर विल बी रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन है तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी mg, ये नीचे पे ये फोर्स पड़ रही है F इज इक्वल टू 6 म्यू mg, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी म्यू mg। तो ये ब्लॉक 1 ये 2, इसकी एक्सलेशन आएगी a1 आएगी म्यू g, इसकी एक्सलेशन आएगी, इसकी एक्सलेशन भी आगे की तरफ है a2, ये कितनी आएगी बेटा 5 म्यू mg by 2, ये आएगा 2.5 म्यू mg। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी हाफ at स्क्वायर म्यू g इंटू टी स्क्वायर, इस डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी हाफ 2.5 म्यू g टी स्क्वायर।
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन फर्स्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन एम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन एम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन एम कितना आएगा? तो हम पूरे सिस्टम को एक बार एनालाइज करेंगे, हम पूरे सिस्टम को एक बार एनालाइज करेंगे। वर्क डन फ्रिक्शन ऑन एम कितना आएगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 बीच में, तो कितना आ जाएगा? म्यू एम जी इंटू हाफ म्यू जी टी स्क्वायर, हाफ म्यू जी टी स्क्वायर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2m, फ्रिक्शन ऐसे डिस्प्लेसमेंट इधर है तो कितनी आ जाएगी? माइनस म्यू एम जी इंटू हाफ इंटू 2.5 म्यू जी टी स्क्वायर। अब पूरे सिस्टम पे देखते हैं, वर्क डन फाइंड काइनेटिक सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक सिस्टम प्लस वर्क डन ऑल द फोर्सेस। तो देखते हैं यहाँ पे इनिशियल फोर्स का वर्क डन कैंसिल नहीं होगा, जो मेजर बात है बेटा। नेट फोर्स सिस्टम, तो हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम ले रहे हैं, हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम ले रहे हैं, तुमने वर्क डन बाय फोर्सेस देख ली थी, देख ली। अब जब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, तो फाइनल काइनेटिक सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक सिस्टम प्लस वर्क डन ईच एंड एवरी फोर्स। इनिशियल फोर्स का वर्क डन जनरली की जीरो है, कब कब जीरो आता है वो हमने देखा है, हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। तो फाइनल काइनेटिक सिस्टम कितना आएगा? वर्क डन बाय दिस फोर्स प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स। ये सिस्टम है, ये इनिशियल फोर्स है, इनका सम तो जीरो है। जब एसीएम निकालते हैं, सिस्टम क्या एसीएम निकालते हैं, नेट फोर्स और मास, उसमें इंटर फोर्सेस नहीं लेनी होती क्योंकि वो इक्वल कैपेसिटी कैंसिल कर जाएंगी इलेक्ट्रोनली, बट इंटर फोर्स का वर्क डन कैंसिल नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? ये फोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर रही है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहीं पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकती है, कहीं पे कम कर सकती है, बट नेट वर्क डन फ्रिक्शन कब आएगा? जब रिलेटिव मोशन हो रही है, ये नेगेटिव ही आएगा, इसलिए नेगेटिव ही आना है। नेट वर्क डन फ्रिक्शन या तो जीरो आएगा या नेगेटिव आएगा, नेट वर्क डन फ्रिक्शन पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रबिंग होगी, मैकेनिकल एनर्जी हीट में फ्रीज होगी। तो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू sum of all work done by frictional forces। तो जितनी भी फ्रिक्शन फोर्सेस वर्क कर रही है सबका वर्क ऐड करेंगे तो वो जाके लॉस इन मैकेनिकल जाएगा। यहाँ पे दो कर रही है तो पेयर का जो भी वर्क आएगा तो कितना आएगा? लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा? लॉस का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, लॉस का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, वो कितना आ जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा जब लॉस लिखेंगे मतलब कम है, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ म्यू एम जी बाई 2, इसको ऐसे निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, 2.5 माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो बेटा माइनस 2.5 म्यू जी टी स्क्वायर म्यू जी टी स्क्वायर प्लस म्यू जी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 1.5। तो ये आ जाएगा बेटा, ये प्लस ये मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे वर्क डन फ्रिक्शन ये नेगेटिव में माइनस 2.5 प्लस 1 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी बाई 2 इंटू 1.5 म्यू जी टी स्क्वायर, म्यू जी टी इंटू स्क्वायर। तो बेटा इंटी फोर्स का वर्क डन कब जीरो होता है? नॉर्मल डायरेक्शन के पेयर का हमेशा वर्क डन जीरो होता है। नॉर्मल डायरेक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नॉर्मल डायरेक्शन के पेयर का वर्क डन हमेशा जीरो आएगा, स्ट्रिंग पे टेंशन के पेयर का वर्क हमेशा जीरो आएगा। ये कुछ चीजें हमने देख रखी थी, ये कुछ चीजें हमने देख रखी थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पे आते हैं स्प्रिंग पे। जब हमने वर्क थ्योरम लगाई थी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स पे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे जब हमने वर्क थ्योरम लगाई थी तो हमने एसटीएम नहीं पढ़ा था। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे जब भी वर्क थ्योरम लगानी है, जब भी वर्क थ्योरम लगानी है तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ,
वीडियो को ध्यान से कीजिएगा। तो कल हम बाकी थ्योरी पूरा उसको वाइंड अप करेंगे कि हम पूरी वर्क एनर्जी नहीं पढ़ रहे। वर्क एनर्जी जब भी हम पढ़ रहे हैं तो बेटा 2 लेक्चर्स इसलिए रखे हैं, तो सब केसेस में वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगानी है, सब केसेस में वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगानी है, तो हमें वो देखना है। तो बेटा यहाँ पे हम इस क्वेश्चन पे लेते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसके बाद टफ पे चलेंगे, इसके बाद हम टफ क्वेश्चंस पे चलेंगे। पहले सिंपल से लेते हैं। ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियली द spring is unstressed. Initially, the spring is unstressed, and block is at rest. And block is at rest. तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्क डन बाय फोर्स, उसके दो फॉर्मूलेज हैं। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या इंटीग्रल फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। और ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब फोर्स एक ही पार्टिकल पे लग रही है। फोर्स बॉडी पे जो पार्टिकल लग रही है वो पार्टिकल चेंज ना हो, वो पार्टिकल हिले, बट जैसे डिस्क रोल करती है फोर्स हमेशा अलग अलग पार्टिकल पे लगती है, तो उस टाइम पे बेटर है पावर का एक्सप्रेशन यूज करो पीडीटी, क्योंकि उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट डी टाइम के लिए निकाल सकते हैं, फिर अगले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट डी टाइम के लिए निकालोगे, फिर अगले पार्टिकल की, तो जिस पार्टिकल पे लग रहा है हर पार्टिकल पे डी टाइम के लिए मान लो। तो डी टाइम के लिए मानोगे f डॉट ds by dt into dt, तो उस तरह से करोगे तो पावर टाइम्स dt आ जाएगा। अब देखते हैं वर्क थ्योरम लगानी है। फाइनल कैटेगरी सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल कैटेगरी सिस्टम प्लस वर्किंग ऑफ द फोर्सेस। स्प्रिंग ब्लॉक में जब भी लगेगा तो आपको एसएचएम भी ऐड करना पड़ेगा, तो आपको एसएचएम भी ऐड करना पड़ेगा इनिशियली एट रेस्ट। नाउ ए कांस्टेंट फोर्स F is applied as shown। तो बेटा ध्यान से देखना, मैं इस पे काफी सारे क्वेश्चन दूंगा। ये x एक्सिस है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स F लगाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स F लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, फाइंड मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, और दूसरा राइट। बेटा बार बार इस बात पे ध्यान देना है, अगर आप पोजीशन इस फंक्शन टाइम लिख देते हो तो सारा काम हो जाएगा। एक्सेलरेशन से आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, पोजीशन से सारी चीजें, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन, तो वो इजी आएगा। तो बेटा ये इनिशियली x कोड x इक्वल टू 0 पे ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, राइट राइट। x coordinate of block as function of time। तो अब हम देखते हैं इस पे जो भी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, इस पे जो भी फोर्स पड़ रही है F एक कांस्टेंट फोर्स है और एक स्प्रिंग फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्सेस क्या करती हैं, यूनिफॉर्म फोर्सेस क्या करती हैं, मेन पोजीशन को शिफ्ट कर देती है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कितने से ये फोर्स शिफ्ट करेगी, F by m, तो मेन पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मेन पोजीशन की मोशन यूनिफॉर्म होती है। तो बेटा दोनों 2 मिनट लीजिएगा, इसको फिनिश कीजिए।
चलिए मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, एक काम फिनिश कर लूँ मैं। बेटा बेटा इसको अपन फिनिश करते हैं। तो अपन जब भी एनालाइज करेंगे बेटा, अगर एसएचएम की कंडीशंस हमें पता है, एसएचएम की कंडीशंस पता है, अगर एसएचएम होगी तो सबसे पहले हम एसएचएम की तरह से एनालाइज करेंगे और ये याद रखेंगे मीन पोजीशन बिल्कुल बीच में होती है और एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0 होती है एसएचएम में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेटा, ये आईवी मीन पोजीशन पे ये है x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू f बाई k। ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी x इज इक्वल टू f बाई k, x इज इक्वल टू f बाई k। तो बेटा फाइनली कहाँ पर रुकेगी, यहाँ पे ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे तो मैक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, मैक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। बेटा x कितना आएगा 12 बाई k, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन यहाँ पे आएगा। जब भी मेन पोजीशन पे ओरिजिन हो गया, हमें इक्वेशन कितनी आती है, बट अगर यहाँ पे हो x इक्वल टू 0 पे, लेफ्ट पे t इक्वल टू 0 पे, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको लेते हैं 0, इसको लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2। बेटा साइन थीटा 0 से 1 तक जाता है, अब साइन थीटा cos थीटा यहाँ से लेंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये इक्वेशन सही बैठेगी या नहीं बैठेगी। 1 माइनस कॉस ओमेगा टी या 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, अगर इस ओरिजिन पे हो बेटा लेफ्ट साइड पे, अगर ओरिजिन लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे यूज की हो, ओरिजिन हमने लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे यूज की हो, तो अपन देखते हैं ये 1 प्लस कॉस ओमेगा टी चलेगा या 1 माइनस कॉस ओमेगा टी चलेगा। तो एक बार करते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। बेटा t इक्वल टू 0 पे cos ओमेगा टी 0 आएगा, t इक्वल टू 0 पे cos ओमेगा टी 0 आएगा, तो 0 आएगा तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। बेटा यहाँ पे ओमेगा टी कितना होता है पाई बाय 2, ओमेगा टी कितना होगा पाई बाय 2, तो cos ओमेगा टी कितना है 0, cos ओमेगा टी कितना आएगा 0। यहाँ पे ओमेगा टी होगा पाई, cos ओमेगा टी आएगा -1, तो 1 माइनस -1 2 आ जाएगा। तो बेटा ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा k बाई m अंडर रूट। x कोऑर्डिनेट बड़े आराम से लिख सकते हैं, या तो एक काम करो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इस फंक्शन का यहाँ पे लिखो और ओरिजिन को शिफ्ट करो।
ओरिजिन राइट में शिफ्ट करते हैं तो x की जगह x माइनस ए डालते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो x की जगह x प्लस ए डालते हैं। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें, बेटा इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, तो इसके अबाउट x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, a sin ओमेगा t प्लस 270 डिग्री प्लस 270 डिग्री। अब ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दो बेटा, ओरिजिन को अगर राइट पे शिफ्ट करते हैं, ओरिजिन को अगर राइट पे शिफ्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं, अगर ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, ओरिजिन को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ओरिजिन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो अपन क्या करेंगे, x या x माइनस डालेंगे, x प्लस डालेंगे, तो बेटा वो हमें पता है, तो शिफ्ट करके भी अपन काम कर सकते हैं, शिफ्ट करके भी अपन काम कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं, अगर ओरिजिन लेफ्ट या राइट एक्सट्रीम पे ले, ओरिजिन अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पे है तो आएगा a 1 माइनस cos ओमेगा t, ओरिजिन अगर राइट एक्सट्रीम पे होगा ये नेगेटिव आएगा तो आगे माइनस डाल देना, आगे माइनस डाल देना। तो ओरिजिन मेन पोजीशन पे जो इक्वेशन आती है, ओरिजिन अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो क्या इक्वेशन आएगी उसको हमें देखना, नहीं तो ओरिजिन को मेन पोजीशन पे लाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा के उसको शिफ्ट कर दो। तो एक छोटी छोटी क्वेश्चंस है, क्योंकि मेंस में और एडवांस में इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लगता है एनर्जी में, ये हार्डली कम। ये देखते हैं कि आपको बेसिक चीजें क्लियर हैं या नहीं है। दिस सिस्टम इज इन इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एंड रेस्ट। तो बेटा ये मास m है, ये k है, सिस्टम इज इनिशियली फ्री, सिस्टम इज इनिशियली फ्री एंड एट रेस्ट। बेटा नीचे से एक बुलेट आ रही है, नीचे से एक बुलेट आ रही है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u है। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड, bullet gets embedded. Find distance by distance covered by block plus bullet system till they reach topmost point for first time। तो थोड़ा ध्यान से करना, ये ब्लॉक रेस्ट में स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो ब्लॉक अपने मेन पोजीशन पे है, स्प्रिंग में ऑलरेडी एक्सटेंशन है mg by k, नीचे से एक ब्लॉक बुलेट है जिसका मास m है, u वेलोसिटी से आके टकराती है, एम्बेड हो जाती है इलास्टिक कोलिजन। तो जस्ट कोलिजन के टाइम पे शिफ्ट नहीं लेंगे, दोनों की वेलोसिटी कंजर्वेशन इंटरवल लगा के u by 2 आ जाएगी, तो उसके बाद दोनों एक साथ ऊपर चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखना, जब तक ये ब्लॉक यहाँ पे है इसकी मेन पोजीशन है, रुका हुआ है, जैसे ही इसके साथ एम्बेड होगा तो मास टर्न हो जाएगा, तो नेचुरली तो यहाँ पे mg by के ऊपर है, ये m की मेन पोजीशन है, जब दोनों मिल जाएंगे तो मेन पोजीशन नीचे आ जाएगी, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। बेटा जब भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स आए, इनको एस्टेट से एनालाइज करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम स्प्रिंग ब्लॉक पे लगाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये कल भी और आज के पीछे बेसिक रीजन है, वर्क एनर्जी थ्योरम की सिर्फ रिवीजन नहीं करनी है,
ये पूरी फिजिक्स में दो थ्योरम्स है, कंजर्वेशन मोमेंटम और वर्क थ्योरम। ये हर जगह कैसे अप्लाई करनी है, हर जगह कैसे अप्लाई करनी है वो तो हमने चैप्टर पढ़ रखा है, पर आप मान के चलिए हमारा मैक्सिमम कोर्स यही है। तो जब भी एसएचएम होगी, और मेजर केस में वर्क थ्योरम आईटी में एसएचएम में ही पूछते हैं ताकि हमें सॉल्व ना करना पड़े। बेटा कम टाइम इसलिए लिया जाता है, वहां पे आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम क्या लेते हैं, ये ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन लेते हैं, ये ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन लेते हैं, इसका मास आ गया ब्लॉक प्लस प्रोडक्ट 12, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई u/2। बेटा ये आ जाएगा मीन पोजीशन। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितने ऊपर है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितने ऊपर है, mg/k, mg/k स्प्रिंग का क्रिटिकल पॉइंट नेचुरल लेंथ, ब्लॉक इसके ऊपर जाएगा तो एक्सटेंशन होगी। ये m की मीन पोजीशन थी, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये भी mg/k आएगा। अब मास 12 हो गया तो नेचुरल लेंथ से नीचे 2mg/k आएगा, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है। अब ये कहाँ पे रुकेगा, ये कहाँ पे रुकेगा, बेटा ये जहाँ पे रुकेगा वो एम्पलीट्यूड a आएगा, वो एम्पलीट्यूड a आएगा, वो एम्पलीट्यूड a आएगा। अब इसने कहाँ पे रुकना है, इसने कहाँ पे रुकना है, तो अपन को एम्पलीट्यूड निकालना है, अपन को एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए अपन कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा कितना आएगा k/2m अंडर, ओमेगा कितना आएगा k/2 अंडर। तो x के मेन पोजीशन से डिस्टेंस, तो अगर मेन पोजीशन से किसी डिस्टेंस पे वेलोसिटी पता है तो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो ये लेते हैं अपर एक्सट्रीम पोजीशन, ये लेते हैं अपर एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आएगी 0। तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे एम्पलीट्यूड, जरा ध्यान रखना, इस डिस्टेंस को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहाँ से आता है, मेन पोजीशन से, तो ये आएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, x is equal to mg/kp, x is equal to mg/kp, वेलोसिटी कितनी है u/2 will be equal to ओमेगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस mg/k होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू a, विल बी इक्वल टू a। तो बेटा स्क्वायर करना है, इसको नीचे ले जाना, तो सॉरी यहाँ पे 4 डालना है, मुझे 4 डालना है, तो बेटा a आ जाएगा। तो ये ऊपर कितना जाके रुकेगा, तो फर्स्ट अपवर्ड शिफ्ट, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा, upward shift of 2m before it stops, before it stops, upward shift of 2m before it stops। तो एक क्वेश्चन और दूंगा, उसको जरा ध्यान से करना है, उसको जरा ध्यान से करना है, वो टेस्ट में भी पहले दिया हुआ है। upward shift of 2m before it stops will be equal to a minus mg/k। तो बेटा कितना चलेगा, ये पूरा एम्पलीट्यूड है, ये पूरा एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड हमें कैसे निकालना है, हमेशा वर्क थ्योरम नहीं लगानी, जब भी एसटीएम हो रही है वर्क थ्योरम कभी नहीं लगानी, क्या यूज करना है, v is equal to ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बेटा ये मास m है, ये मास 2m कर देता हूँ, हमने तो m लिया था, ये k है, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, k है। Initially system is compressed, initially the spring is compressed by x, initially the spring is compressed by x and the system is at rest। The system is now released, the system is now released। बेटा एक्सटेंशन टू ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रही है। Find the least compression, find the least value of x so that lower block just jumps off the table। Find बेटा
जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा उठेगा, जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे ये ऊपर उतना ज्यादा उठेगा, ये जितना ज्यादा उठेगा इसके उठने के चांस रहेंगे। तो एक उठने के बाद तो एक्स की मैक्स वैल्यू निकालो ताकि नीचे वाला लिफ्ट ना करे, एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालो ताकि नीचे वाला लिफ्ट करे। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्स को कितना ज्यादा नीचे पुश कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो ताकि लोअर ब्लॉक लिफ्ट ना करे। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x so that 2m just lifts off the table. तो ये हम ड्रॉ करते हैं नेचुरल लेंथ, सबसे पहला काम नेचुरल लेंथ। अब बेटा ऊपर वाले की मेन पोजीशन हम मानते हैं नीचे वाला फिक्स्ड है, तो ऊपर पे mg फोर्स नीचे के x ऊपर, तो कंप्रेशन, तो मेन पोजीशन पे ये कितना आएगा mg/k। तो हम चाहते हैं ये वाला लिफ्ट करने के लिए, तो हम देखते हैं फॉर 2mg टू जस्ट लिफ्ट ऑफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितनी होनी चाहिए 2mg, यानी कि एक्सटेंशन x naught should be such that k x naught will be equal to 2mg, यानी कि x naught कितना आ जाए 2mg/k एक्सटेंशन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस लेते हैं x naught is equal to 2mg/k, तो इसको अगर ये वाला ब्लॉक इसको क्रॉस करता है तो ये उठ जाएगा, तो इसको जस्ट उठाने के लिए इसको जस्ट ऊपर जाना चाहिए, तो जस्ट उठने के लिए इसको जस्ट इस ब्लॉक को ऊपर तक जाना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगी अपर एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन पोजीशन, तो जस्ट यहाँ पे जाकर रुक जाए तो क्रिटिकल केस आएगा, इसके ऊपर जाएगा तो नीचे उठ जाएगा, इसके नीचे आएगा ऊपर नहीं उठेगा, तो जस्ट उठाना है तो इसके जस्ट ऊपर जाना है, इसके थोड़ा ऊपर ले लो तो अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये मेन पोजीशन है, तो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए, तो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए, लोअर एक्सट्रीम पोजीशन मेन पोजीशन के बेटा सिमेट्रिक होती है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये मेन पोजीशन है, ये कितना है 3mg/k, तो नीचे कितना आ जाएगा 3mg/k। तो इसका मतलब ब्लॉक को अगर जस्ट यहाँ से रिलीज करते हैं, ये मास m, ये तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, इसके नीचे रहेगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन रहेगी, इसके ऊपर रहेगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन रहेगी। तो अगर ऐसे ड्रॉ करते हो तो कोई भी छोटी प्रॉब्लम आती है, आप सारी चीजें एनालाइज कर सकते हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स के लिए ये आप एसटीएम अगर यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें एसटीएम ब्लॉक्स ही टफ माने जाते हैं। तो बेटा अब जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगी तो आंसर कितना आएगा 4mg/k, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, आंसर कितना आ जाएगा 4mg/k। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको आपको ध्यान से करना है, तो बेटा हम जो इतनी क्वेश्चन लगाते हैं, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एसटीएम का देख लेंगे तो हमारा काम बहुत इजीली हो जाता है,
बेटे ये मास m, ये मास लेते हैं 2m और ये मास लेते हैं m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k. System is released from rest with spring unstressed. Find max displacement of m from its maximum displacement of m from its max downward लिख लो, max downward displacement from its initial position से. तो आप देख सकते हो स्प्रिंग अचल पे है. तो बेटा इसके साथ क्या करना है एक बार सोच के करो, कुछ तेरा करो कुछ मेरा करो और सीधे आंसर निकालो. तो बेटा काम करते हैं, इस पूरे को सीधा ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ये k, ये आ गया 2m, इस पे हमेशा फोर्स ऐसे लेगी, इसको सीधा कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं, इस मास को m और इस पे हमेशा की तरफ फोर्स लगा देते हैं m की. इस धागे की लेंथ को कर देते हैं 0, क्योंकि दोनों एक साथ दोनों एक ही साथ चलेंगे. तो बेटा ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इन छोटे-छोटे से मेथड बता रखे, धागे की लेंथ 0 कर दो, धागे को सीधा कर दो, धागे को टेढ़ा कर दो. बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो स्प्रिंग की धागे की लेंथ को 0 कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सीधा कर दो तो बेटा इतना ही आएगा 3m और ये फोर्स कितनी आ जाएगी mg, ये k है. तो बेटा यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 0, स्प्रिंग नेचुरल पे है तो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगा. मीन पोजीशन कहाँ पे आएगी, मीन पोजीशन यहाँ पे आएगी, मीन पोजीशन यहाँ पे आएगी. ये डिस्टेंस कितना आएगा, x will be equal to mg by k, x will be equal to mg by k. तो राइट में कितना जाएगा बेटा, राइट एक्सट्रीम पोजीशन कितनी हो जाएगी, x will be equal to mg by k. सिंपल से आ जाएगा. तो ये देखने में कितने भी टफ होते हैं, ये हमारा आइडिया होता है इसको कैसे काम करेंगे. तो बेटा बस वही कह रहा हूँ कि हम बैठ के काम कर रहे हैं और जितना काम करेंगे तो हमारी थॉट्स अलाइन होंगे टू वर्क. मैं बार बार एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम जितना बैठ के काम करेंगे हमारी थॉट्स वर्क के लिए अलाइन होंगी. सारी चीजें हमें पढ़ रखी है, सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं आता है. तो बार बार आप ये बोलते हैं वैसे ये नहीं हो रहा, वैसे ये नहीं हो रहा, वैसे ये नहीं हो रहा, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है बोलने की. तो बेटा ये एक हैबिट है, काम करने की हैबिट होगी तो ये बात नहीं निकलेगी. तो हमने इतना पढ़ रखा है तो किसी चीज की यूज ही नहीं करते हम लोग. बेटा काम करने का अगर विल हो तो बिना पढ़े भी चीजें हो जाती हैं. एकलव्य को याद रखना, बहुत बार बोला था. तो बेटा ये ऐसा टाइम है, यहाँ पे विल पावर नहीं यूज करनी और वर्किंग पावर को सब में बढ़ाना है. तो बेटा अब मेरी बात सुन के ये वरी होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. सी लर्निंग इज बेसिकली हाउ टू चेंज योरसेल्फ. क्योंकि हम नया सीखते हैं, हम यहाँ पे लर्निंग के लिए बैठे हैं. लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है when you learn you change, you have to be ready for change. तो हमने जो कर रखा है ठीक है, हमें ग्रो करना है, हमें चेंज करना है. तो that's the basic idea, that's the basic motive. तो बेटा तो you know you just
गेट इनटू द ग्रूव, स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट स्लॉगिंग, सारे आइडियाज देख जो आगे पीछे आते हैं टाइम के तभी आएंगे जब हम काम कर रहे हैं। बट ये वर्ल्ड का लॉ मैंने नहीं बनाया है, तो इस पे मैं बता सकता हूँ ऐसे करना है, खुद करना है, तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, मुझे बहुत डाइवर्शंस होते हैं, तो कंट्रोल करना होता है बेटा, वो सबको करना है। तो उसके लिए मैं नहीं बोल रहा जो नहीं कर रहा वो गलत है, जो कर रहा है वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं इस तरह की अथॉरिटी नहीं हूँ कि इस तरह के कमेंट दे सकूं। हाँ, अपने बारे में कमेंट देने की मैं पूरी अथॉरिटी हूँ कि मुझे भी प्रॉब्लम होती है। अब इतने साल बाद मुझे भी माइंड को अलाइन करना पड़ता है परेशानी में, यू नो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो बेटा उस पे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, द डे यू डिसाइड यू आर विनर। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आराम से करना बेटा। होल आइडिया है जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको जल्दी से जल्दी करने हैं, क्योंकि एक हैबिट है सर करेंगे मैं देखूंगा बेटा, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो नेचर बन जाती है। जो हैबिट्स लेटर ऑन बिकम नेचर। So to change nature is very tough. To change habits is initially is very easy. जब एक बार नेचर बन जाती है बेटा, मेरी तो चेंज नहीं हुई है, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हर एक चेंज करे, ठीक है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि मैं तो नहीं करता, मेरी नेचर बन जाती है, पर दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूँ चेंज करे। उस तरह से आप भी करते होगे, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप जो करते गलत है, मैं तो अपनी गलती बता रहा हूँ बेटा। सिस्टम इज initially released from rest। ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये एक स्प्रिंग है, ये कांस्टेंट k है बेटा। स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, तो इसकी कुछ भी लेंथ है बेटा ग्राउंड से ऊपर, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है बेटा। ये लेंथ L0 दी हुई है, ये लेंथ L0 दी हुई है। तो शुरू में जब ये गिरेगा सारे जी से गिरेंगे, कोई कंप्रेशन नहीं आएगी, तो सारा ऐसे गिरेगा। जब ये पॉइंट यहाँ पे टच करेगा ये भी L0 टच कर चुका होगा। फाइंड मैक्सिमम find displacement of m till it comes to momentary rest for first time after रिलीज। इसको रिलीज करने के बाद बेटे पूरा फ्री फॉल करेगा, तो जब ये नीचे टच करेगा सबकी वेलोसिटी रहेगी अंडर ये, तो उसके बाद ये और कितना नीचे जाएगा रुकने से पहले, इसकी पूरी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो वर्टिसिटी थ्योरम जरा ध्यान से लगा। तो इसको देखते हैं, यहां पे आ गया, जैसे ग्राउंड पे टच करेगा, जैसे ये ग्राउंड पे टच करेगा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, जैसे ये ग्राउंड को टच करेगा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल नॉट। बेटा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से जब तक ये कंप्रेस है इसको पुश करेगा, जब तक ये नीचे जा रहा है तो यहाँ से कंडीशन उठने की, इसमें एक्सेलेरेशन नहीं आएगी, ये वापस जैसे इसको करेगा ये ऊपर चला जाएगा,
तो स्प्रिंग जब भी कंप्रेस्ड है, इसको ऐसे पुश करेगी, इसको ऐसे करेगी, तो दीवार को पुश करेगी, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो स्प्रिंग अगर एक्सटेंडेड है, सॉरी स्प्रिंग अगर एक्सटेंडेड है तो बेटा उसको इधर पुल करेगा, स्प्रिंग पुल नहीं कर सकता है, तो स्प्रिंग एक्सटेंडेड नहीं रहेगा, यहाँ पे बंधा नहीं हुआ। तो इसकी मेन पोजीशन आएगी नीचे, मेन पोजीशन कितनी आएगी, मेन पोजीशन आएगी mg/k। तो ये कहाँ पे जाके रुकेगा, लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो बेटा ये डिस्टेंस आएगा एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस आएगा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मेन पोजीशन से आता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड मेन पोजीशन पे आता है। तो अगर एम्पलीट्यूड निकालोगे तो आपको ये डिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए वो एक रिलेशन है ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अब हमें पता है मेन पोजीशन से इतने डिस्टेंस पे, मेन पोजीशन से इतने डिस्टेंस पे प्लस या माइनस उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, स्पीड कितनी है वो भी स्केल हो जाएगी, उससे भी प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कितना है, तो बेटा √2 gl0 will be equal to ओमेगा a स्क्वायर माइनस mg/k होल स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2gl0 बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर √। कैलकुलेशन में एरर हो गया तो चेक कर लेना। तो बेटा एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा a प्लस mg/k प्लस l0। तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा l0 प्लस mg/k प्लस एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड। बेटा अब एररो का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चल बेटा अपन तो बाद में कर लेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बेटा ये स्प्रिंग के है, बेटा system is initially at rest, system is initially at rest and thread is cut at t is equal to 0। इस थ्रेड को कट दिया है t is equal to 0। इस ब्लॉक का मास कैपिटल M, इस ब्लॉक का मास कैपिटल M, इसका स्मॉल m। फाइंड मैक्स value of m so that spring never gets compressed after the string is cut। क्यों स्प्रिंग कभी कंप्रेस ना करे स्ट्रिंग को काटने के बाद। बेटा न्यूटन में हमने एक्सप्रेशंस वगैरह को पहले देख रखी हैं, अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं।
तो बेटा जैसे इसको काट देंगे, जैसे इसको काट देंगे, जैसे इसको काट देंगे, बेटा यहाँ पे आएगी नेचुरल, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, तो बेटा इसको मैथ्स लगाओगे तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये कितना है एक्स नॉट, ये कितना है एक्स नॉट, इसकी वेलोसिटी है 0, इसकी वेलोसिटी है 0, तो इसको इसके ऊपर नहीं जाना है, इसको इसके ऊपर नहीं जाना है, तो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो ये क्या होगी, अब ध्यान से सोचना, इसको अगर दूसरे की जगह पे फंसोगे तो डाटा कुछ अजीब तरीके से दे रखे हैं मैंने, तो बेटा ये है इनिशियल वेलोसिटी, इसको क्रॉस नहीं करना है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 0, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 0, तो हम पहले एनालाइज करते हैं, तो इसकी मेन पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए, बिल्कुल बीच में, इसकी मेन पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए, बिल्कुल बीच में। देखो अगर ये सॉल्व होता नहीं, क्योंकि मैंने अभी बनाया तेरा करके, देखो ये सॉल्व भी होगा या नहीं होगा, तो बेटा इसकी वैल्यू है m, तो इसकी वैल्यू है m, तो ये तो इस पूरे की मेन पोजीशन ये कहाँ पे होनी चाहिए, तो बेटा इसकी जो मेन पोजीशन होनी चाहिए इन दोनों के हाफ में होनी चाहिए, यहाँ से आंसर मिल जाएगा और यहाँ से आंसर मिल जाएगा, बेटा ध्यान से देखोगे तो आंसर मिल रहा है, सॉल्व करके देखो इसको जरा, जस्ट ट्राई टू गिव इट सॉल्व, कई बार सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, एनालाइज करने में बहुत इजी लगता है, बेटा इसको अलग करा देते, यहाँ पे आ जाता, दोनों को रखा यहाँ पे आया बीच में, तो मास भी m होना चाहिए, तो बेटा दिस m आंसर तो m के बराबर ही है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसको अगर बहुत देर बाद छोड़ दें मेन पोजीशन पे रुक जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन होनी चाहिए, दोनों को मिला के यहाँ पे मेन पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे जैसे स्टार्ट हुआ वो दोनों की मेन पोजीशन थी, तो बेटा अब बाकी हमें क्या करना है उसको डिस्कस करते हैं, तो हमें वर्क थ्योरम पढ़नी है, हमें वर्क थ्योरम पढ़नी है, वर्क में फोर्सेस देखने हैं, इसको हमने आज देखा है, तो बाकी क्या क्या है इसमें, बेटा फोर्स सेंट्रल है, इक्विलिब्रियम, वो सारी चीजें चेक करनी है, फोर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि मेजर एप्लीकेशन तो वर्क थ्योरम है, मेजर एप्लीकेशन तो वर्क थ्योरम है, तो हमने एचएम के पार्ट्स देख लिए, कुछ रोटेशन रोलिंग के कल देखेंगे, और फोर्स कैसे कंजर्वेटिव है उसको चेक करना है, वर्टिकल फोर्सेस, इसके सारे एग्जांपल्स हमें लेने हैं, तो बेटा आज शाम को 6 बजे से सेमीकंडक्टर्स की क्लास स्टार्ट करूंगा, आज और कल, आज बाकी कैसे होगा आप लोगों से डिसाइड करके, और जिन जिन बच्चों को बोले तो बेटा बाकी उसके लाइव की वीडियोस में डाल दूंगा, बेटा वहाँ पे सब मतलब, हाँ मैं जिस को बोल रहा हूँ प्लीज वही आए, या जितना डिस्कशन किया, क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम है अगर ज़्यादा बच्चे हो तो एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो अभी ना मुझे प्लीज कोई ऐसे मत बोलना, क्योंकि थिंग्स आर नॉट रियली वेरी गुड, तो जितने बच्चे क्लास कर सकते हैं करेंगे, बाकी सबके लिए लेक्चर्स में ऑनलाइन डाल दूंगा, तो बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बेटा मैं इस वीडियो को अभी अपलोड कर देता हूँ, फिर उसके बाद वो डीपी पे डाल दूंगा।